हेलो, नमस्कार। मैं लोकेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सोशल विज्ञान पे। और आज जैसा कि आप जानते हैं हम जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर शेयरिंग, राइट? बेटा, ये हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर होने के नाते पावर शेयरिंग जो टॉपिक है ना वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पता लगता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर को अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के पीपल्स के हाथ में देना बेनिफिशियल है एज कंपेयर कि हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। सोचो, अगर पॉलिटिकल पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में, एक डिक्टेटर के हाथ में, अगर हमारे भारत में ऐसा होता कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर दे दी जाती तो वो डिक्टेटर ना आपको रात को 12 बजे उठा के भी कहता कि भैया सुबह के 4 बजे तक मुझे 10,000 बार सॉरी लिख के दे, तो आपको बिना किसी आर्ग्यूमेंट के लिखना पड़ता। वाई? बिकॉज इट इज डिक्टेटरशिप। पावर केवल एक व्यक्ति के हाथ में है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि जो पावर शेयरिंग है ना, यानी कि जो ये पॉलिटिकल पावर शेयरिंग है, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया फीचर है। एक ट्रू डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी जरूरी है ताकि उस देश की आवाम सुकून से, वो जो देश की आवाम है वो बहुत सुकून से अपना डेवलपमेंट कर सके। इसे हम आगे समझते जाएंगे बहुत अच्छे से। आप बस मेरे साथ बनिए रहिएगा और आप देखेंगे कि कैसे हम जीरो लेवल से उस लेवल तक पहुंचेंगे जिस लेवल पर ये चैप्टर हमें पहुंचाना चाहता है, नेम्ड एज पावर शेयरिंग। पावर से यहाँ पे हमारा मतलब, पावर से मतलब हमारा पॉलिटिकल पावर से है। ओके, पावर शेयरिंग दैट मीन्स पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पावर शेयरिंग दैट मीन्स पॉलिटिकल पावर को किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के हाथों में बदे रहने से बचाने को पावर शेयरिंग कहते हैं, है ना? क्यों जरूरी है भैया? एक डेमोक्रेसी को फलने फूलने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं बेटा। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन और ग्रुप। डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के हाथ में पूरी पॉलिटिकल पावर चली जाए। सपोज करिए एक रीजन है या एक कंट्री है जहां पर दो तरीके के लोग रहते हैं, यानी कि दो कल्चर के लोग रहते हैं। दो कल्चर यानी कि लेट्स से ए टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप ए के लोग हैं उनका बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, धर्म अलग है बी वालों से। बी वालों का भी रहन सहन, खान पान, कल्चर, धर्म और लैंग्वेज अलग है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। ठीक, इन्हें एथनिक ग्रुप्स कहेंगे। एथनिक ग्रुप्स को कैसे पता लगाया जा सकता है कि भैया इनका रिलीजन या इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर अलग है दूसरे से? तो इस तरीके से दो एथनिक ग्रुप्स हम मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पर ए और बी दो एथनिक ग्रुप हैं। हो सकता है कि उस कंट्री में जो टाइप ए के एथनिक ग्रुप्स हैं ना उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो और बी की कम हो। हम कहते हैं जी उस कंट्री में डेमोक्रेसी है और ए और बी दोनों एथनिक ग्रुप से दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्योंकि ए ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उनका कैंडिडेट जीत गया। वोटिंग हुई और ए की जो हमने कहा कि जो ए एथनिक ग्रुप है वो ए एथनिक ग्रुप उस कंट्री में ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उन्होंने वोट करके अपने ए वाले कैंडिडेट को जिता दिया, ए एथनिक ग्रुप वाले कैंडिडेट को जिता दिया। अब खतरा ये हो सकता है बच्चों, है तो डेमोक्रेसी, वोट करके भैया हमने अपने द्वारा अपने लिए सरकार को चुना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट? लेकिन ए एथनिक ग्रुप के लोग ज्यादा थे इसलिए उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ। अब ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी पावर का दुरुपयोग करे, है ना? लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब बस इतना ही नहीं कि भैया अपने कोई एक एथनिक ग्रुप है, दूसरा एथनिक ग्रुप है, उन्होंने वोटिंग करा और एक कैंडिडेट जीत गया। नहीं बेटा, हो सकता है ए का कैंडिडेट जीतेगा तो वो ए के लिए ही काम करे, बी के लिए काम ना करे। लेकिन जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है ना वो ऐसा नहीं होने देती। ट्रू डेमोक्रेसी में चलो ठीक है भैया टाइप ए वाले जीत गए, ठीक है, लेकिन फिर भी पावर को शेयर करना पड़ेगा ताकि बी वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है ना? इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी डज नॉट मीन कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन और वन ग्रुप। समझ रहे हैं ना?
इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, एक ट्रू डेमोक्रेसी में पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ऑर्गन एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेटा एक ट्रू डेमोक्रेसी में ना पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर को बिल्कुल बांट दिया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग लेवल्स पे। ठीक है, इस बात को समझिए कि एक ट्रू डेमोक्रेसी में अगर 3 ऑर्गन है, हम अभी आगे बात करेंगे इसका, अगर एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, 3 में से एक ऑर्गन अगर खराब काम कर रहा है, एक ऑर्गन ऐसा काम कर रहा है कि उस देश की जो आवाम है, जो उस देश की जनता है, उस जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अगर ऐसा काम कोई एक ऑर्गन कर रहा है तो जो दूसरा ऑर्गन है वो क्रॉस चेक करके उस काम को रुकवा सकता है। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, वरना अगर पावर शेयर ना हो तो वो एक ऑर्गन कुछ भी कर सकता है, राइट। लेकिन पावर शेयरिंग है इसलिए उसकी पावर, जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से अलग अलग लेवल्स पे भी पावर जो है वो डिवाइड होते हैं। सपोज करिए अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो मैं अपनी समस्या लेके प्रधानमंत्री के पास थोड़ी जाता, और प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय भी नहीं है कि एक एक व्यक्ति एक एक गांव का प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, राइट। तो इसलिए अलग अलग लेवल्स पे भी गवर्नमेंट को बनाया गया और अलग अलग ऑर्गन्स में भी बनाया गया। ये लेवल और ऑर्गन्स क्या है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, क्या है पावर शेयरिंग। बेटा पावर शेयरिंग इस बात को प्रॉपर इंश्योर करती है, पावर शेयरिंग इंश्योर पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड एकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटी। इस बात का ध्यान रखा जाता है पावर शेयरिंग के दौरान कि भैया हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक लेवल पे जो है पार्टिसिपेशन हो लोगों का पॉलिटिकल अफेयर्स में, इक्वालिटी हो, सभी एथनिक ग्रुप आपस में बराबर हो, सभी लोग आपस में बराबर हो, और डाइवर्सिटी का भी सम्मान किया जाता है पावर शेयरिंग के दौरान। ओके, इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। पावर शेयरिंग की वजह से जो है वो पावर का मिसयूज होने से बच जाता है। एंड प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग वो चीज है जो इक्वालिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ठीक है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ कंट्रीज मैनेज सोशल डिफरेंसेस थ्रू द पावर शेयरिंग। अब इस चैप्टर में हम एग्जांपल लेंगे बेटा दो कंट्रीज का, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज की हेल्प से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग यूजफुल होती है। पावर शेयरिंग यूजफुल होती है देश में शांति बनाए रखने के लिए, कंट्री में हर एक चीज, या ये कहें कि डेवलपमेंट को फ्लरिश करने के लिए पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम दो एग्जाम्पल से देखेंगे। एक एग्जाम्पल होगा बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग के लिए तैयार रहेगा, और एक होगा श्रीलंका जिसने पावर शेयरिंग नहीं की, और दोनों का फिर आपस में क्या फिर बाद में आउटकम आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। नाउ बच्चों सबसे पहले हम केस स्टडी देखते हैं बेल्जियम की, ठीक। बेल्जियम में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, किस तरीके से पावर का हस्तांतरण किया, एक यानी कि पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उस चीज को हम अभी समझेंगे, ठीक है। बेल्जियम की जो स्टडी हम करेंगे, केस स्टडी करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पावर को शेयर किया गया। सबसे पहले हम वहाँ का जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। बेटा ध्यान दो, अगर जब हम ज्योग्राफिकल की बात कर रहे हैं तो उसकी भौतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ बन रही है। और जब डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को के बारे में देखें कि भैया जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या में कितने परसेंट कौन से एथनिक ग्रुप के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले समझते हैं, यानी कि पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेल्जियम है कैसा, पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे कि फिर वहाँ प्रॉब्लम क्या हुई। पहले ये समझ लेते हैं कि बेल्जियम है कैसा और फिर वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो बच्चों बेल्जियम का आपको मैप सामने पे दिख रहा है और इसे हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। फिलहाल देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। एक यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है ये, ठीक है, बहुत छोटी कंट्री है, विथ बॉर्डर टचिंग फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये वो कंट्रीज हैं जिनसे इसकी बाउंड्री लगती है बेटा। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ओवर 1 करोड़ है, स्मॉलर देन हरियाणा, हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन इसकी है बेटा।
आगे देखिए, यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत डाइवर्स है, जरा समझिए, हाईली डाइवर्स है। क्यों है हाईली डाइवर्स? पहले तो एथनिक कंपोजिशन यानी यहाँ जो एथनिक ग्रुप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ हैं। दैट मीन्स को ऐसा नहीं है कि पूरे बेल्जियम में एक ही तरीके के लोग रह रहे हैं, एक ही कल्चर के लोग रह रहे हैं। यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है एथनिक कंपोजिशन की या एथनिक ग्रुप्स की डाइवर्सिटी है। जरा समझते हैं बेटा, इस बेल्जियम नाम की कंट्री में बेटा 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पीपल हैं जो कि फ्लेमिश के एरिया में रहते हैं। वहीं 40% जो लोग हैं ना बेटा वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं और जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं बेटा, ठीक है। और 1% है जस्ट जो क्या स्पीक करते हैं, जर्मन स्पीकिंग करते हैं। अब जरा मैप में इसे समझते हैं, देखिए। ओके, नाउ हमने बात करी थी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ये रेड वाला पोर्शन है, देखो ये फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का है, ये वाला है ना जो और दूसरा जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो डच स्पीकिंग पीपल का एरिया ये है जिसे फ्लेमिश के नाम से भी हम जान रहे हैं। और ये जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये बेटा वहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। और बाकी आपको ये जो साइडों में लाइंस दिख रही है बस इतने कितने एरिया में वो 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। अब जरा आगे हम समझते हैं चीजों को। नाउ अब देखिए हमने कहा था कि 59% डच स्पीकिंग पीपल है, राइट, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है बेटा, ठीक है ना। ओके, नाउ जो ब्रुसेल्स कैपिटल वाली ब्रुसेल्स जो है जो यानी कि जो वहां की कैपिटल है, अब वहां पे डेमोग्राफी किस तरीके की है वो देखिए। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच पीपल है, ठीक है, और 20% डच स्पीकिंग पीपल है, जर्मन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वापस से समझते हैं कि जो हमारा बेल्जियम है ना, बेल्जियम में जो एथनिक ग्रुप्स हैं 59% डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% जर्मन स्पीकिंग है, जो हम यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रुसेल्स का एरिया है वो वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। तो ये हमने यहाँ की ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ इतना सब कुछ तो हमने देख लिया कि भैया हम समझ गए कि ठीक है बेल्जियम क्या है, हम समझ गए। अब ये देखिए कि बेल्जियम में हुआ क्या था, ठीक। अब ये समझते हैं कि बेल्जियम में हुआ क्या था। तो देखो बेटा, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ना, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इकोनॉमिकली वेल ऑफ एंड डोमिनेट गवर्नमेंट दो इन द माइनॉरिटी। हालांकि देखो जो फ्रेंच पीपल थे ना बेटा, जो फ्रेंच पीपल थे वो 40% है, डच 59 है, लेकिन ये 40% होने के बावजूद भी जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो 40% होने के बाद भी, लेकिन ध्यान दो यहाँ तो 40% है लेकिन कैपिटल सिटी में वो 80% है। ओवरऑल कंट्री में देखो तो केवल 40% है फ्रेंच, लेकिन जब हम कैपिटल की बात करते हैं वहां पर 80% है, यानी वहां पर ये लोग ज्यादा है और वैसे माइनॉरिटी के लोग हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ना वो इकोनॉमिकली काफी वेल थे, ठीक है, वेल ऑफ थे, काफी अच्छे थे, एंड डोमिनेट गवर्नमेंट। अब भैया इन लोगों का गवर्नमेंट में भी डोमिनेशन था, ये काफी काफी डोमिनेटेड थे गवर्नमेंट में भी। अब हालांकि वो माइनॉरिटी में थे, ये बात तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो डच स्पीकिंग थे ना, तो अब जो फ्रेंच वालों का दबदबा ज्यादा था गवर्नमेंट में भी इकोनॉमी में भी, तो इस वजह से जो डच स्पीकिंग पीपल थे ना उन लोगों को लग रहा था भैया कि अब हम नेग्लेक्टेड हैं, भैया हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा हमें। स्पेशली इन ब्रुसेल्स, ज्यादातर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल में तो फ्रेंच पीपल ज्यादा है ना। और टेंशन तब बढ़ी बेटा जब 1950 और 1960 में टेंशन रोज बिटवीन 1950 एंड 1960 ड्यू टू द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, जॉब एंड इकोनॉमिक पावर। ये डच स्पीकिंग जो पीपल थे ना उन्हें 1950 से 60 के बीच में उन्होंने ये आवाज उठानी चालू कर दी कि भैया अरे देखो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इनइक्वालिटी हमारे साथ हो रही है, हमें एजुकेशन में पीछे रखा जा रहा है, हमें जॉब्स में पीछे रखा जा रहा है, हमारे पास इकोनॉमी का पावर नहीं है। तो इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ, दिस इम्बैलेंस कुड हैव लेड द सिविल वॉर और पार्टीशन स्पेशली ओवर ब्रसल्स। तो सरल शब्दों में मैं कहूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना भयानक था कि जिसकी वजह से मैक्स टू मैक्स सिविल वॉर भी हो सकती थी।
क्या होती है सिविल वॉर? जब सिविलियंस ही प्रोटेस्ट करने लगे विथ आर्म एंड एम्यूनेशन। सिविलियंस जब असलो बारूदों के साथ जो है प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तो उसे सिविल वॉर की कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये बेटा बेल्जियम मोड ऑफ पावर शेयरिंग, बेल्जियम, ओके, ये BELGIUM, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम मोड ऑफ पावर शेयरिंग। अब तो बेल्जियम ने भैया अब यहां पर थोड़ा समझदारी दिखाई। क्या करते हैं बेल्जियम वाले? बेल्जियम रिजॉल्व एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, इन लोगों ने क्या किया, बेल्जियम वालों ने कहा अच्छा भैया आप लोगों को ऐसा लग रहा है या हमारे देश में सिविल वॉर आने की कंडीशन है, तो हमें इस सिविल वॉर को ख़त्म करना है। हमें अपनी पूरी आवाम को, यानी पूरी जनता को, भले वो डच स्पीकिंग हो, भले वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, भले वो जर्मन स्पीकिंग हो, सबको साथ लेके सबका विकास करना है। इस माइंडसेट को लेते हुए 1970 से 1993 के दौरान इन बेल्जियम ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कुछ संशोधन किए, कुछ सुधार किए। क्यों किए? ताकि पावर शेयरिंग हो सके ऑल कम्युनिटीज़ में। सारी कम्युनिटी में जितनी भी कम्युनिटीज़ उनके वहाँ हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप हैं, सबके साथ फेयरली पावर शेयरिंग की जाए और किसी को भी नेग्लेक्टेड फील ना हो। इसके ऊपर बेल्जियम ने काम किया। आइए समझते हैं कैसे। उन लोगों ने कुछ काम किए जिसमें पहला है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कहा अच्छा सर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट में पीछे रह रहे हैं या कैपिटल सिटी में आपको ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि आपको नेगलेक्ट फील किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहला काम यही करते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के इक्वल इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, और तो और नो डिसीजन कैन बी टेकन बाय वन लिंग्विस्टिक ग्रुप अलोन। कोई भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप फैसला नहीं ले सकता देश का। उसके लिए सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप वालों को आपस में बराबर की सहमति देनी होगी। देखो कितने बढ़िया तरीके से काम किया और अपने देश में सिविल वॉर की कंडीशन को रोक दिया। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट विथ ऑटोनॉमी। कहा अच्छा एक काम करते हैं ना, पावर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि एक हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं और एक रीजनल दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। सुनिए, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट बनाएंगे हम, एक बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और एक बनाएंगे रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, दो गवर्नमेंट बनाएंगे और इन दोनों गवर्नमेंट में पावर को शेयर करेंगे। और तो और एक काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी ऑटोनॉमी दे देते हैं। यानी कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट की तरह काम नहीं करेगी। उसके पास जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी होगी। दैट मीन्स वो अपने फैसले खुद से ले सकता है। यही कहा गया कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब आगे समझते हैं। तीसरा काम क्या किया, तीसरा अमेंडमेंट क्या किया? तीसरा ये था कि भैया सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रुसेल्स। यानी कि अब एक काम करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना कि कैपिटल सिटी में आपको नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम कैपिटल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना देते हैं। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच। एक काम करते हैं, जो हम ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में भी हम एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगे और उस सेपरेट गवर्नमेंट में भी जो मिनिस्टर्स होंगे ना वो बराबर होंगे फ्रेंच और डच के। ठीक है, और तो और अगर किसी भी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर, या किसी भी एथनिक ग्रुप को ऐसा लगता है कि भैया हम खतरे में जा सकते हैं, तो आने वाली सालों में ऐसा भी ना हो, उसे रोकने के लिए ये एक चौथा काम करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट बना देते हैं। गवर्नमेंट कम्युनिटी बेस्ड, यानी कि डच पीपल की भी अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच पीपल की भी अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी और
जर्मन पीपल की भी अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी, और वो जो तीनों गवर्नमेंट होंगी वो अपने अपने कल्चर को कंट्रोल करेंगी, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देंगी और अपने अपने लैंग्वेज इश्यूज को खुद सॉल्व करेंगी। यानी आने वाले टाइम पे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भैया फ्रेंच की वजह से डच कल्चर खत्म हो गया या डच स्पीकिंग लोगों की वजह से जर्मन एंड फ्रेंच स्पीकिंग कल्चर जो है वो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते हैं भैया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते हैं, और एक यूनिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप। हर एक लैंग्वेज ग्रुप का व्यक्ति अपनी अपनी गवर्नमेंट चुनेगा, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, और वो अपने अपने कंट्रोल करेंगे कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज इश्यूज को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना करने की वजह से इन लोगों ने क्या किया, दुनिया भर में अपना नाम कर लिया, और उसके आउटकम क्या निकले जरा समझते हैं। डिस्पाइट कॉम्प्लेक्सिटी, बेल्जियम सक्सेसफुली अवॉइड सिविल अनरेस्ट। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसके बावजूद भी बेल्जियम सक्सेसफुली जो सिविल अनरेस्ट था, यानी कि जो सिविल वॉर की जैसी कंडीशन थी, उस पूरी कंडीशन से आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। प्रमोट यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने अपने देश में यूनिटी लाया। यूनिटी यानी एकता। लेकिन एकता कैसे लाया? विदाउट यूनिफॉर्मिलिटी। ये यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब होता है बेटा एक रूपता। अगर वो अपने देश में यूनिफॉर्मिलिटी लाने की कोशिश करता ना, तो कहता नहीं, कोई फ्रेंच नहीं, कोई डच नहीं। एक एग्जांपल देखो, जैसे हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है ना, हम लोग यही करते हैं बेटा। हम लोग एक हैं, अलग अलग होकर, अनेक होकर भी एक हैं। यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिलिटी है हम लोगों में भी। अगर यूनिफॉर्मिलिटी के साथ करते तो ये कहते नहीं, कोई 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 मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई, सबको हिंदू बनाओ या सबको मुस्लिम बनाओ, यूनिफॉर्मिलिटी ले आओ, तभी हम यूनाइट हो पाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा सब अलग अलग हैं, ठीक है ना, हमें हमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं चाहिए, हमें विदाउट यूनिफॉर्मिलिटी हमें यूनिटी चाहिए, यानी हमें अनेकता में एकता चाहिए। ठीक है ना? अगर समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब है सबको एक कर दो, एक ही जैसा बना दो, तब हम एक होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप जबरदस्ती किसी को अपने ऐसा बनाना चाहोगे तो फिर अगेन सिविल अनरेस्ट विल बी देयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि भैया विदाउट यूनिफॉर्मिलिटी, सबको एक करने की, एक जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, बिना एक जैसा बनाए भी एक रहेंगे हम। ठीक, इस तरीके से उन लोगों ने काम किया, और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से आज ब्रुसेल वॉज चूजन एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। पूरी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। अभी क्लास 10th के लिए आपको ये मानना जरूरी है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। हालांकि बात कुछ और भी है, बट अभी वहां नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम सेकंड केस स्टडी करेंगे बेटा। जो सेकंड केस स्टडी है वो है श्रीलंका की बेटा। जरा देखिए, श्रीलंका में कोई मोड ऑफ एकोमोडेशन नहीं हुआ। इट्स अ फेलियर डूड, इट्स अ फेलियर। अभी ये दो एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिए हैं बेटा, या जो एनसीईआरटी ने दिए ना इसीलिए दिए हैं। एक में दिखाया गया है कि पावर शेयरिंग करने की वजह से आउटकम कितने अच्छे आते हैं। अब एक हम ये देखेंगे कि अगर आप पावर शेयर नहीं करते हैं तो आउटकम कितने बुरे आएंगे। जरा ध्यान दीजिए। पहले बैकग्राउंड देखते हैं बेटा। ये एक आइलैंड नेशन है नियर इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन स्लाइटली 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ एथनिक ग्रुप्स क्या क्या है? 74% सिन्हलीज हैं। ठीक, और ये जो सिन्हलीज लोग हैं ये मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। ध्यान दो, यहाँ सिन्हलीज लोग ज्यादा हैं, श्रीलंका में सिन्हलीज लोग ज्यादा हैं, और जो कि मोस्टली क्या है? बुद्धिस्ट हैं। 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं। ये जो श्रीलंकन तमिल्स है ये वहीं के नेटिव हैं। ठीक, 5% इंडियन तमिल्स हैं। 5% कौन है? इंडियन तमिल्स हैं। ये इंडियन तमिल्स वहां के नेटिव नहीं हैं, ये वहीं के बाशिंदे नहीं हैं। इन्हें माइग्रेट किया गया एज अ प्लांटेशन वर्कर। ठीक है, जो इंडिया से ये लोग माइग्रेट हुए उधर प्लांटेशन वर्कर के रूप में। 7% क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अक्रॉस कम्युनिटीज, इन सारी कम्युनिटीज में। तो ये वहाँ का कुछ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ की डेमोग्राफी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बेटा, और वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। देखो ये जो येलो कलर का है, ये जो हमारा है ये सिन्हलीज, जो यानी 74% सिन्हलीज हैं, ये उनका पोर्शन है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे या मैं दिखाई देता हूँ, चलिए। ठीक है, और ये सेकंड, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक, और ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हैं, ये रेड वाला, ये इंडियन तमिल्स हैं, और जो बाकी बचा वो मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का मैप है, आपने देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने ना ये कहा कि वही होगा जो मेजोरिटी चाहेगी। भैया हम ज़्यादा है ना, तो हमारी बात मानो, बात खत्म। ठीक, और अगर आप मेजोरिटी की बात मानेंगे तो फिर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हो जाएगा, भेदभाव होना चालू हो जाएगा, और यही श्रीलंका में भी हुआ। आइए समझते हैं। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948, द सिन्हलीज मेजॉरिटी अडॉप्ट मेजोरिटेरियन पॉलिसीज। दैट मीन्स जैसे ही आज़ादी मिली 1948 में, उसके बाद जो मेजोरिटी के लोग था, जो मेजोरिटी वाले थे, उन्होंने कहा भैया आज से हमारा राज, जो हम कहेंगे वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं, बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से अब 1956, तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक एक्ट लेके आते हैं 1956 में, विद जिसका नाम है सिन्हला ओनली एक्ट। ओनली सिन्हला भाई, बस। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर सिन्हला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि आज से हमारे श्रीलंका की जो नेशनल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो सिन्हला होगी। इग्नोर्ड तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। इन लोगों ने तमिल लैंग्वेज और तमिल कल्चर को इग्नोर कर दिया। ठीक, नाउ दूसरा काम क्या करते हैं, प्रेफरेंस टू सिन्हलीज इन जॉब एंड एजुकेशन। अब ये जॉब और एजुकेशन में भी गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी सीट्स फेवर्ड सिन्हलीज। दैट मीन्स जितने भी गवर्नमेंट सीट्स होंगी या गवर्नमेंट जॉब होंगी, यूनिवर्सिटी की सीट्स होंगी, उनके लिए सबसे पहले फेवर में लिया जाएगा सिन्हलीज लोगों को। ठीक है, देखो ये गवर्नमेंट करा रही है। ठीक है, तीसरा, बुद्धिज्म गिवन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब हम जानते हैं जो सिन्हलीज लोग थे वो मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे, तो उन लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म को एक अलग से स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और कितना खतरा है कि किसी एक धर्म को ही आप जो है सर्वे सर्वा मान रहे हैं, तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है बच्चों। अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, एलिनेटेड तमिल्स, मोस्ट ऑफ वुमेन वर हिंदूज और मुस्लिम। और इन लोगों ने क्या किया बेटा, मुस्लिम्स, तमिल्स, और मतलब एक तरीके से कट्टरवादिता फैला दी। जो हम कहेंगे वही होगा, सिन्हली विल बी द हायर सेल्फ ऑफ द नेशन, एंड उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, विमेन से भी ज़्यादा, विमेन से ज़्यादा मेल्स को। ठीक है, नाउ अब तो जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया उसका रिजल्ट क्या आया, देखिए वहाँ आउटकम कितने अच्छे थे, है ना। पूरा यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ आके ब्रसेल्स में आके बस गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, और डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से अब रिजल्ट क्या देखने को मिला, देखिए। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट इग्नोर्ड, इंसल्टेड एंड एक्सक्लूडेड। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको लगा, ए भाई साहब हम तो यहीं के नेटिव हैं ना, लेकिन स्टिल हमें इग्नोर कर दिया गया, हमें हमारी इंसल्ट करी और हमें एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, फॉर्म पॉलिटिकल मूवमेंट टू डिमांड। अब देखो यहाँ से जो है पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कहा नहीं, अब तो भैया सिन्हली बनाई ना तुमने ऑफिशियल लैंग्वेज, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे। ठीक है, इक्वल राइट इन एजुकेशन एंड जॉब। भैया आपको जॉब और एजुकेशन में इक्वल राइट देने पड़ेंगे। ऑटोनोमस तमिल प्रोविंसी। अब देखो कहते हैं कि हमें हमारा तमिल लोगों को अपनी ऑटोनॉमी दो, हम अब अपना अलग से नेशन बनाएंगे भैया, एक तरीके से। ठीक, कहते हैं कि हम तमिल्स को अपनी ऑटोनोमस प्रोविंसी बनाने दो। ठीक है, अच्छा
अब रिपीटेडली डिनाइड, धीरे धीरे, लेकिन जो ये सिन्हलीज गवर्नमेंट थी वो इसे रिपीटेडली डिनाई करती जा रही थी। वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाले जो है ना श्रीलंकन तमिल्स, ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन जो सिन्हली गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो बार बार उसे डिनाई करे जा रही है, जिसकी वजह से अब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है 1980 में, 1980s के दौरान पूरी। और मैंने आपको बताया भी कि सिविल वॉर मीन्स बिल्कुल आर्म एंड एम्यूनिशन के साथ प्रोटेस्ट होना। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है आगे आप देखेंगे सिविल वॉर की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए बेटा। वॉर कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इस सिविल वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई, डेथ हुई और डिस्प्लेसमेंट, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा। थाउजेंड्स डाइड, मैनी बिकम रिफ्यूजीज, और बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, यानी कि शरणार्थी बोले तो भैया अगर सपोज करो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, किसी नेशन में कुछ हो जाए और वहाँ के लोग वहाँ से फिर भाग रहे हैं और भाग के उनके पास अपना कोई घर नहीं है, वो हो सकता है दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन जाए, बॉर्डर के किनारे कैंप में रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, या हो सकता है अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाए, है ना। तो द वॉर फाइनली इंडेड इन 2009। बेटा 1980 से चालू हुई, कहाँ से चालू हुई, 1980 से चालू हुई, और वॉर कितनी लंबी चली, 2009 तक वो वॉर चली, और 2009 में वो वॉर खत्म हुई, बट लेफ्ट लास्टिंग स्कार ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड यूनिटी। लेकिन वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन उसने बहुत गहरे घाव छोड़े बच्चे, वहाँ के समाज पे, वहाँ की इकोनॉमी में, और वहाँ की यूनिटी, एकता में। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है बच्चे, है ना। तो अब हमें समझ में आता है कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं बच्चे। पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू की रीजंस, दो कारणों से पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो प्रूडेंशियल रीजन, कुछ ऐसे रीजन है जो प्रैक्टिकल वे में सोचने, जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो वो कुछ प्रूडेंशियल रीजन होते हैं, यानी प्रैक्टिकल है भाई, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक, एक्चुअल बेनिफिट मिल सकते हैं, है ना। इसकी इसकी वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से रिड्यूस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। पावर शेयर करोगे तो आपके देश में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वायलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो है आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। एंड प्रिवेंट्स सेक्शंस, यानी कि आपके देश के टुकड़े होने से, भाग होने से आपको बचा देता है। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम अवॉइड सिविल वॉर थ्रू एकोमोडेशन। देखो पावर को शेयर करने की वजह से जो है, उसके एकोमोडेशन की वजह से बेल्जियम ने अवॉइड कर लिया सिविल वॉर को और अपने वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आया। ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, दूसरा रीजन। एक रीजन तो हमने कहा भैया प्रैक्टिकल रीजन है, एक रीजन तो प्रैक्टिकल रीजन है, राइट। अब दूसरा है मॉरल रीजन, है ना। एक कुछ मॉरल रीजन भी होते हैं बेटा, है ना, कि बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, भैया आपको पावर शेयर करना चाहिए। वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, बिकॉज इट इज मॉरल वैल्यू, राइट। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है ना, कि भैया डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है शेयरिंग पावर विथ पीपल। Democracy is mean that sharing of power with people. Everyone should have a say in governance. भैया हर किसी का गवर्नेंस में कुछ ना कुछ भागीदारी होनी जरूरी है ना, ये मॉरल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, लेगेमेसी ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। ध्यान रहे पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं भैया कि पब्लिक का मतलब हर एक प्रकार के ग्रुप, उनकी वैधता चाहिए, उनकी वोट चाहिए, वही लीगल करेंगे गवर्नमेंट को, वही एक गवर्नमेंट को लीगल गवर्नमेंट का रूप देने वाले लोग हैं। यानी गवर्नमेंट की लेगेमेसी जो है वो पब्लिक के पार्टिसिपेशन के दौरान ही पता लगती है। पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी ही नहीं तो गवर्नमेंट भी नहीं है डेमोक्रेसी में। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या है, पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर का सोर्स, एक्चुअल सोर्स कौन है, जनता, आवाम जो देश की है, वो जो है वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट में वो किन किन तरीके से होती है। तो सबसे पहला जो है बेटा वो देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब जो आज की डेमोक्रेसी होती हैं वहाँ किस तरीके से पावर शेयर होती है। तो सबसे पहला है पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑर्गन्स जो हैं उनमें पावर शेयरिंग, और उसे हॉरिजेंटल शेयरिंग कहते हैं। देखो आपको जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये हॉरिजेंटली हमने पावर शेयर कर रखी है। एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा कि हमें यहाँ शो हो रहा है। देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इन तीन तरीके से पावर की शेयरिंग जो है वो हॉरिजेंटली पावर शेयर होती है इसमें गवर्नमेंट, ठीक है। अब सोचो अगर 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 पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है तो उस पर नज़र रखने के लिए जुडिशरी भी है और उस पर नज़र रखने के लिए हमारे राष्ट्रपति भी यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, इन तीनों के हाथ में है। और इन दोनों से पृथक जुडिशरी है, ठीक है, इनसे अलग है। अगर ये कुछ कर रहे हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे कि भैया हमारे साथ अन्याय हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पावर को इसलिए शेयर करना जरूरी है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयर है करते हैं उसमें सबसे पहला जो शेयर है वो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करना, जिसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ऑल ऑर्गन्स हैव इक्वल स्टेटस एंड चेक ईच अदर पावर। ये तीनों जो ऑर्गन हैं, इन तीनों ऑर्गन के पास जो है ना बेटा वो इक्वल स्टेटस है और तीनों एक दूसरे के कामों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रिवेंट्स वन ऑर्गन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। और तीनों को इक्वल 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 स्टेटस इसलिए है ताकि कोई एक ज़्यादा पावरफुल होकर कुछ गड़बड़ ना कर दे, ठीक है। अच्छा, कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, और इसी को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल भैया, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ पारित कर देती है, ऐसा लॉ निकाल देती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो असंवैधानिक है, तो उसको बिल्कुल कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने देश की जनता की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ। अब ये जो लेवल है ना इसे वर्टिकली कहते हैं, वर्टिकली पावर शेयरिंग, ठीक है। वो क्या है, देखो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, या फिर जिसे पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया, भैया मेरी अगर कोई समस्या होगी तो मैं यहाँ थोड़ा ना जाऊँगा, और ना इनके पास समय है कि मेरे मतलब कि एक 20-25 लोगों की गांव के लिए वो उधर समस्या लें। तो उसके लिए मेरे पास अपनी लोकल गवर्नमेंट है, मैं उनसे कंसर्न करूंगा। दिस इज कॉल्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर, इसे एक फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इन इंडिया यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, और वही शहरों में म्यूनिसिपैलिटी कहलाई जाती है। ईच लेवल हैज क्लियरली डिफाइंड पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिफाइन की गई है संविधान में कि किसकी कितनी पावर होनी चाहिए, किसके क्या काम है क्या नहीं है। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्यों जरूरी है भैया वर्टिकल, वर्टिकली इसलिए जरूरी है ताकि किसी एक के हाथ में पावर बिल्कुल ना आ जाए और बाकी लोग देखते रहें, ठीक, बाकी जनता देखते रहे। तो इसलिए हर एक लेवल पे गवर्नमेंट का विभाजन, पावरों को हर एक लेवल पे देना जरूरी है। और हर एक लेवल की गवर्नमेंट के काम क्या क्या होंगे उन काम को भी डिफाइन करना जरूरी है, जो कि हमारा संविधान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ सामाजिक ग्रुप भी होते हैं बेटा, कुछ सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, जरा समझते हैं ये क्या है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। बेटा जो ये सोशल ग्रुप होते हैं ना, इन सोशल ग्रुप्स का काम होता है, इन सोशल ग्रुप्स का काम होता है बेटा उन लोगों के हक की रक्षा करना जिन्हें, जो इकोनॉमिकली कम तबके के लोग हैं या सामाजिक रूप से जिन्हें दबाया गया है, उन लोगों के हक के लिए बात करने के लिए कौन होते हैं, उन लोगों के हक के बात करने के लिए सोशल ग्रुप्स होते हैं बेटा, ठीक है। पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जरा ध्यान दो, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे हमें देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे हमारे पास कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है,
है ना, अलग अलग पार्टीज हैं। उसी तरीके से प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं बेटा जो गवर्नमेंट में प्रेशर बनाते हैं कि भैया लोगों के लिए काम करिए, या जो काम हो रहा है ये काम गलत हो रहा है, कृपया कर इसे रोकिए या सुधारिए। तो ऐसे ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक, अब आगे देखो बेटा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। इसकी वजह से कंपटीशन बना रहेगा, और डाइवर्सिटी इन आइडियाज जरूरी है, अलग अलग आइडियाज होने जरूरी हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो और उसके पास एक विपक्ष भी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है। इन दोनों के आइडियाज डाइवर्स होते हैं, और ये डाइवर्स, इनमें कंपटीशन भी लगा रहता है, जिससे फायदा जनता का होता है। ठीक, अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा है तो क्रिटिसाइज करने के लिए अपोनेंट हैं, और फिर वो कहेंगे भैया इन्होंने ऐसा काम किया था, हम ऐसा करेंगे। तो मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसकी वजह से कंपटीशन बना रहता है और डाइवर्सिटी इन आइडियाज बने रहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है बेटा, अब एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी होती है जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं, जब यानी कि बहुत सारी पार्टीज एक साथ आकर के अपनी गवर्नमेंट बनाती है। व्हेन नो सिंगल पार्टी विंस मेजोरिटी, अगर सपोज करो कोई ऐसी, जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद कोई भी ऐसी पार्टी जो है वो मेजोरिटी से जीत नहीं पाई, तो वो क्या करेंगे, तीन चार पार्टीज आपस में एक साथ आकर के, तीन चार पार्टीज एक साथ आकर के कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आके कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे, और फिर जो है पावर शेयर करेंगे अमंग एलाइज। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एनडीए और यूपीए, है ना, एक बीजेपी के द्वारा चलाई जाती है, कांग्रेस के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियन, ये प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं, ये ट्रेड यूनियंस होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली जो लोगों के लिए काम करते हैं, और इनके ये इतना इनमें पावर होती है, इतनी क्षमता होती है कि ये जो पॉलिसी मेकिंग है उसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब आगे देखिए, डेमोक्रेसी अलाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस, और ये अधिकार इन ग्रुप्स के पास जो है ना, या हमारे पास जो ये अधिकार है, ये हमें किसने दिया है, ये हमें साक्षात हमारे संविधान ने दिया है कि भैया हमें ये अधिकार है कि हम गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में होता है ऐसे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, टर्म है और उनकी मीनिंग है। टर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि एथनिक ग्रुप्स कौन होते हैं, पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर ट्रेड्स लाइक लैंग्वेज और एंसेस्ट्री और रेस। ये कहने का मतलब है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी एंसेस्ट्री यानी कि उनके पूर्वज वगैरह, और उनकी रेस जो भी होगी, रेस का अर्थ भी वही है कि जो उनकी चलती हुई आ रही है पीढ़ी पुस्तानों से, तो वो सब एक जैसी होगी, तो वो एक एथनिक ग्रुप कहलाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, ये बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी कैन रूल विदाउट रिगार्ड ऑफ मेजोरिटी नीड्स। ठीक है, कहने का मतलब भैया हम ज्यादा है ना, हमारी बात मानो, बात खत्म। ठीक, ये होता है। सिविल वॉर का मतलब क्या है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ग्रुप्स विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सिविल वॉर कहा जाता है। और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है, अच्छा कुछ की लर्निंग्स भी हैं, जरा समझिए, और उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा देखिए। बेल्जियम पावर शेयरिंग एंड कॉम्प्रोमाइज, नेशनल यूनिटी, पीस, ईयू हेडक्वार्टर, यानी कि हमें क्या समझने को मिल रहा है यहाँ से, ये समझने को मिल रहा है कि जो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी ना, तो उसकी वजह से वहाँ नेशनल पूरे राष्ट्र में एकता आई, शांति, पीस, और ईयू हेडक्वार्टर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वहाँ देखने को मिलता है। श्रीलंका ने अपनी मेजोरिटी वाली बात रखी, और उसकी वजह से क्या लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश करी, उसकी वजह से सिविल वॉर आया, है ना, डिवीजन हुई और इंस्टेबिलिटी हुई 2019 तक, 2009 तक सॉरी, है ना। अब पावर शेयरिंग, जो हमारी की लर्निंग है वो ये है कि पावर शेयरिंग क्या करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अगर आप डाइवर्सिटी, अपने देश की डाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हो तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक, ये हमें समझ में आया, समझ में क्या आया कि भैया पावर शेयरिंग की वजह से स्ट्रेंथ मिलती है हमारी डेमोक्रेसी को, और अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश की डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज समझी, और थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ हैं इसका मतलब आपको समझ में आया है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आगे भी मैं मेहनत करता रहूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।